कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल बाद, जब बेरोजगारी और बेघर लोगों की बढ़ती संख्या ने लॉस एंजलिस को जुर्म की महामारी में धकेल दिया था। जेलें इतनी भरी हुई थी कि सरकार ने खतरनाक अपराधियों को रोकने के लिए रेड जोन बना दिए थे। फिर भी हर दिन ड्यूटी पर सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। तब सरकार ने मर्सी कोर्ट बनाने का फैसला किया, जहां एआई सिस्टम ये जज करेगा कि किसे बरी करना है और किसे मौत की सजा। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और अब आरोपियों का फैसला उनके जुर्म के कुछ घंटों बाद ही हो जाता। 2 साल के अंदर इस प्रोग्राम ने 18 लोगों को सजाए मौत दे दी और इससे क्राइम रेट 68% तक कम हो गया, जिससे करोड़ों टैक्स डॉलर बचे और लोगों को दोबारा से सुरक्षित महसूस होने लगा। फिर हम एक कोर्ट रूम देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव क्रिस की आंख खुली। वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने स्क्रीन पर मर्सी प्रोग्राम का प्रमोशनल वीडियो चल रहा था। फिर अचानक एआई जज मैडॉक्स स्क्रीन पर सामने आई और उसने घोषणा की कि अब ट्रायल शुरू हो सकता है, क्योंकि क्रिस की शराब आखिरकार उतर चुकी थी। उसने बताया कि क्रिस लगभग 6 घंटे तक बेहोश रहा और साथ ही कहा कि कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे। जब क्रिस ने बाइबल पर हाथ रख के कसम खाई तो मैडॉक्स ने खुलासा किया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नी के कत्ल का आरोप है। बॉडी कैम फुटेज में पुलिस की एक टीम क्रिस के घर में घुसती दिख रही थी। उन्होंने उसकी पत्नी निकोल को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ देखा और उनकी बेटी ब्रिट उसके सामने रो रही थी। निकोल को चाकू मारा गया था और जब पुलिस ने पूछा कि ये किसने किया तो उसने क्रिस का नाम लिया। ये देखकर क्रिस दहशत में आ गया। अपना नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। मैडॉक्स ने बताया कि निकोल को जब चाकू लगा उस वक्त घर में क्रिस के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। अब क्रिस को लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए उसने जब इंटरनेट सर्च किया तो उसे पता चला कि उसका नाम हर एक न्यूज चैनल पर चल गया था। न्यूज में उसकी गिरफ्तारी और मर्सी प्रोग्राम के लिए उसका समर्थन दिखाया गया। असल में क्रिस और उसकी पार्टनर जैक ने ही हत्यारे डेविड को पकड़ा था, जो मर्सी ट्रायल का पहला क्रिमिनल था। खैर, फिर मैडॉक्स ने क्रिस से पूछा कि तुम कोर्ट में क्या कहना चाहते हो, तो क्रिस ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैडॉक्स ने सबूतों को एनालाइज करके ये नतीजा निकाला कि उसके अपराधी होने की संभावना 97.5% है। उसे बताया गया कि अगर फांसी से बचना है तो इस नंबर को 92% तक लेकर जाओ और अपनी सफाई देने के लिए उसके पास सिर्फ 90 मिनट है। इसके लिए उसे शहर के हर एक कैमरा, हर एक डेटाबेस का एक्सेस दे दिया गया और साथ ही वो शहर में रहने वाले किसी भी इंसान के डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। अगर वो हार गया तो जिस कुर्सी पर बैठा है यही उसे जबरदस्त झटका दे के मार देगी। फिर जैसे ही स्क्रीन पर टाइमर शुरू हुआ तो मैडॉक्स ने सबूत दिखाने शुरू कर दिए। उसके मुताबिक क्रिस सुबह 8:51 पर काम पर पहुंचा, लेकिन वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला बल्कि सीधा घर चला गया। लेकिन निकोल ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और कहा कि जो बात करनी है अपने लॉयर से कहना, वो मुझ तक पहुंचाएगा। इस बात से गुस्सा होकर क्रिस ने कैमरा पर मुक्का मारा और फिर अपनी चाबी से दरवाजा खोल लिया। दरवाजा बंद होने से पहले निकोल ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी। फिर मैडॉक्स ने फुटेज फास्ट फॉरवर्ड की और बताया कि क्रिस 26 मिनट तक घर के अंदर रहा। इसके थोड़ी देर बाद ही उनकी बेटी ब्रिट अपनी दोस्त के घर से वापस आई और जोर से चीख उठी। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से निकोल को एक राइट हैंडेड आदमी ने चाकू मारा था। इसके गहरे घाव ने उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाया और साथ ही उसके लिवर को छेद दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस के कपड़ों पर निकोल के खून के ताजे निशान थे। अब घर से निकलने के बाद क्रिस बार में शराब पीने गया, मगर वो बार बार कह रहा था कि ये सब झूठ है। लेकिन बार की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में साफ दिख रहा था कि क्रिस बहुत ज्यादा नशे में डूबा हुआ था। वो कुछ पुलिस वालों से झगड़ भी रहा था क्योंकि वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार पुलिस वालों ने उस पर टेजर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्रिस रुका नहीं। वो बिल्डिंग से भागकर बाहर निकला और एक आदमी की गाड़ी चुराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया और वो आखिरकार बेहोश हो गया। क्रिस को इन सब बातों में से कुछ भी याद नहीं था और मैडॉक्स ने इसका पूरा दोष शराब पर डाल दिया।
इस पर क्रिस ने कहा कि मैं अपनी बेटी ब्रिट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन ट्रायल के रूल्स के हिसाब से गवाहों को सिर्फ कॉल किया जा सकता है और 18 साल से कम उम्र के लोगों को तो ये भी अलाउड नहीं है। फिलहाल ब्रिट अपने नाना नानी के घर पर थी, लेकिन रूल्स में ये भी लिखा है कि अगर किसी आदमी का मरे हुए इंसान से रिश्ता हो तो वो इंसान एक मैसेज भेजकर कॉल की रिक्वेस्ट कर सकता है। अब क्रिस ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। आखिरकार उसने मैडॉक्स से ही कहा कि ब्रिट को एक ऑटोमेटिक मैसेज भेज दो अपना, अगर अपने बाप पर भरोसा होगा तो बात कर लेगी। रूल्स ये भी कहते थे कि आरोपी अपने स्पॉन्सर से बात कर सकता है। फिर स्क्रीन पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस से रॉब की वीडियो चल रही थी, जहाँ वो क्रिस को डांट रहा था कि जब तेरा पीने का मन हो रहा था तो तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की। असल में रॉब निकोल के साथ काम करता था और जब निकोल अपनी शिफ्ट पर नहीं पहुंची तो पुलिस को फोन भी उसी ने किया था। इसके बाद मैडॉक्स ने उन दोनों के रिश्ते की पूरी प्रोफाइल दिखाई। क्रिस और निकोल 20 साल पहले प्यार में पड़ गए थे और फिर 3 साल बाद उन्होंने शादी भी कर ली, जिसके लगभग 1 साल बाद ब्रिट पैदा हुई। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, मगर फिर क्रिस का पार्टनर रे ड्यूटी के दौरान मारा गया, जिसके बाद क्रिस दोबारा से शराब की लत में पड़ गया। ये चीज धीरे धीरे उनके परिवार को तोड़ रही थी। आखिरकार निकोल ने तलाक के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके परिवार और दोस्तों को भेजे गए मैसेजेस से पता चला कि पिछले 6 महीनों में क्रिस 57 बार अपना आपा खो चुका था। फिर एक और वीडियो में ब्रिट एक लड़की से बात करती हुई दिख रही थी, जिसे क्रिस बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। तब पता चला कि ब्रिट के सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट थे, जहां वो अपनी पार्टी आउटफिट पोस्ट करती थी। वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि उसकी माँ रो रही है। उसके पापा अक्सर दारू पीने के बाद गुस्से में आ जाते हैं। इसी बीच ब्रिट ने क्रिस को कॉल किया और बुरी तरह रोने लगी। क्रिस ने उसे यकीन दिलाया कि मैंने माँ को नहीं मारा, मुझे गलत गिरफ्तार किया इन्होंने। लेकिन अफसोस ब्रिट के नाना ने उससे जबरदस्ती फोन कटवा दिया। फिर मैडॉक्स ने क्रिस को याद दिलाया कि तुम्हारे पास 1 घंटा और 8 मिनट बचे हैं। फिर क्रिस ने तुरंत जैक को कॉल किया, जो अभी भी निकोल के क्राइम सीन पर काम कर रही थी। क्रिस ने स्क्रीन पर सारी केस फाइल्स को चेक किया और फिर जैक से कहा कि मुझे घर का हर एक कोना दिखाओ। अब जैक के टूर के ऊपर ही क्राइम सीन का डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था। वहाँ लिविंग रूम में जमीन पर एक टूटा हुआ वास पड़ा था, जो शायद तब टूटा जब निकोल अपने आप को बचा रही होगी। रसोई में ब्रिट के खून लगे पैरों के निशान मिले थे और दीवार पर भी खून के निशान थे, जो मारपीट की तरफ इशारा कर रहे थे। एक टूटी हुई प्लेट दिखा रही थी कि निकोल ने खुद को बचाने की कोशिश की थी और एक नाइफ सेट से एक चाकू गायब था, जिसे मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस चाकू पर क्रिस के फिंगरप्रिंट भी थे। इस पर उसने सफाई दी कि मेरा ही घर है भाई, मैं कुकिंग के लिए इस्तेमाल करता था उसे, सब्जियां कैसे काटूंगा। साथ ही पुलिस को कुछ बाल, स्किन और डीएनए भी मिला, जो क्रिस से बिल्कुल मैच करता था। फिर क्रिस ने निकोल के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, क्योंकि उसे याद था कि वो झगड़े के बाद किसी को तो टेक्स्ट कर रही थी, लेकिन उस वक्त के आसपास का कोई भी टेक्स्ट या कॉल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। तब क्रिस ने पूछा कि उसका काम वाला फोन भी था। मैडॉक्स को ये पता नहीं था कि निकोल के पास दूसरा फोन भी है, इसीलिए उसने क्रिस के कॉल रिकॉर्ड से नंबर निकाला और उस पर फोन किया। उधर घर में जैक को कहीं से रिंगटोन सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर खड़ी एक गाड़ी तक जा पहुंची। उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और निकोल के फोन को बाहर निकाला, लेकिन तब पता चला कि ये फोन तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस फोन का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस बरामद किए गए फोन से पता चला कि इस फोन से सिर्फ एक ही नंबर को कॉल और टेक्स्ट भेजे गए थे और वो नंबर भी इसी तरह ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। मैडॉक्स ने उस खुफिया नंबर पर कॉल किया, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने उसकी आवाज सुनी, उसने तुरंत फोन काट दिया। मगर इतना काफी था लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। और फिर जैक अपनी फ्लाइंग बाइक पर वहाँ के लिए निकल पड़ी। इंतजार करते हुए मैडॉक्स को एहसास हुआ कि क्रिस पहले से ये बात जानता था कि निकोल कुछ तो छुपा रही है, और इस पर उसने बताया कि तुम्हारे अपराधी होने की परसेंटेज अब 0.1% कम हो चुकी है। उधर फोन एक होटल में मिला और कोई उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाने वाला था। अब जैक 2 और ऑफिसर्स के साथ उस बैक डोर को ब्लॉक करने के लिए दौड़ी, जहाँ से पैट्रिक नाम का आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, वो वापस अंदर भागा
और फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। मैडॉक्स ने उसकी प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि वो एक शेफ है जिसने अपना किराया नहीं भरा था और उसके ऊपर 2 ठगी के आरोप भी लगे थे। ऑफिसर्स ने पैट्रिक का होटल के अंदर पीछा किया, लेकिन वो ऐसे इलाके में घुस गया जहाँ पर कैमरा नहीं थे और फिर उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर जैक ने एक ड्रोन भेजा जिसने पैट्रिक को छत पर ढूंढ लिया और ऑफिसर तुरंत उसके पीछे पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने उसे धर दबोचा। अब पैट्रिक ने दावा किया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि मैं डर गया था। पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है मुझे, तुम क्या पता क्या इल्जाम लगा दो। क्रिस हैरान था कि निकोल ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही थी। इस पर पैट्रिक ने कहा कि मैंने निकोल को वो सब कुछ दिया जो क्रिस नहीं दे पाया था। उसने माना कि मेरा निकोल के साथ रिश्ता था, हम कुछ डेट्स पर भी गए थे, लेकिन बात कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। निकोल प्राइवेट बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने इन अनरजिस्टर्ड